अस्सलाम वालेकुम। सफ़र हमारा जारी व सारी है। पार्ट 3 स्टार्ट कर चुके हैं हम। एनपीओ के एमसीक्यूज़ करेंगे हम, और मुझे लगता है कि इस पे आप लोगों को 15 मिनट भी शायद ना लगें। ये दावा मैंने कर दिया है। पता नहीं अब आप इतना टाइम, हालांकि कितने एमसीक्यूज़ हैं ये देख लो। इसमें से ना कैलकुलेशन वाले मैं आपके होमवर्क में दूंगा। कोई मसला हो तो आपने वो संडे वाले दिन नॉर्मल क्लास में मुझे बता देना है। इंशाल्लाह किसी में मसला होगा ही नहीं। संडे ऑन है ना, कल छुट्टी है ना, परसों संडे तो ऑन है, ठीक है। और मसला होगा नहीं क्योंकि सब्सक्रिप्शन है। जैसे ये देखो, अल्फ़ा क्लब फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, फॉलोइंग परटेन्स टू मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 18। अब हम खड़े 19 में हैं। इन 18 फॉर 19, इन 19 फॉर 18, इन 19 फॉर 19। इस तरह से बस अंग्रेजी देखनी है ध्यान से। ओपनिंग, क्लोजिंग, रिसीवेबल, अर्नड निकालने हैं और उन्हें सब्सक्रिप्शन इनकम की फिगर कही है निकाल दो। तो वो आपने टी अकाउंट बनाना है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। होमवर्क नेक्स्ट। मॉर्निंग फुटबॉल क्लब हैज़ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 800 पर मेंबर। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन वाले नहीं करूँगा, मैं आपको होमवर्क दूंगा। द क्लब हैज़ 240 मेंबर्स ऑन 31 दिसंबर 18। नो फ्रेश मेंबर्स वर एडमिटेड इन 18 बट 30 लेफ्ट ऑन दरमियान में। एट 31 दिसंबर 18 क्लब हैज़ रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, कैश दे रहा है इन एडवांस, नहीं अच्छा एडवांस है। क्लब सब्सक्रिप्शन इनकम 18 कितनी होगी? अगेन टी अकाउंट बनाना है और अंग्रेज़ी को समझना है। कोई मसला होगा मैं 10 बार करवाऊंगा, नो इशू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया भी नहीं हुआ, यहीं पे पढ़ाने लगा हूँ। लेकिन इससे जो बैकग्राउंड होता है ना पिछला, वो आपको पता है, ठीक है। हमें फर्नीचर ख़रीदने के लिए कोई डोनेशन मिला था, तो मैंने आपको कहा था कि ये डोनेशन भी लाइबिलिटी बना लो, फर्नीचर ख़रीद के उसे डेप्रिशिएट करते रहना, इस डोनेशन को इनकम में डालते रहना, यही सिखाया था ना। अच्छा, अब एक चीज़ ना थ्योरी के अंदर लिखी हुई है जो भी पढ़ानी है। ऐसी एक दो चीज़ें अगर आ जाए तो मैं पढ़ा दूंगा माजरत के साथ, ठीक है। वहाँ पे वैसे रिवाइज तो करूँगा, लेकिन सादा सी बात है। क्या कहता है वो? एन एनपीओ हैज़ कैपिटल एसेट ऑफ फर्नीचर एट कैरिंग अमाउंट ऑफ 8 लाख, यानी कि इसकी बुक वैल्यू किताबों में कितनी है? 8 लाख। एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ, मतलब समझ आया? मतलब इसी से रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड, ठीक है ना, अनअमोर्टाइज्ड जो अभी तक इनकम नहीं बना, ठीक है। बैलेंस कितना है? 480। बैलेंस शीट के अंदर एक फर्नीचर आ रहा है जी, और उसके रिलेटेड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है। यानी 8 लाख का फर्नीचर भी एक्सपेंस बनना है और उधर से वो 4,80,000 का डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी इनकम में जाना है। यही समझ आ रही है ना इस जुमले को पढ़ के? अब एट दैट डेट, इस दिन जिस दिन की बात कर रहे हैं, द फर्नीचर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय आग कंप्लीटली एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। स्वा हो गया अब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रीटमेंट? वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मुझे बताओ कि ये जो आग लगी है, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश या इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, जिक्र ही कोई नहीं है, ये तो ज़ीरो है। और फर्नीटूरे अकोमोडेशन की क्या ज़रूरत है? बुक वैल्यू दे तो दी उसने, है ना। कितने का गया? ये सारे का सारा क्या हो गया आपका? लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही आपको रोने की आवाज़ें आने लग जाएंगी। वो कहेगा भाईजान मैं एसेट के साथ साथ इनकम बनता था, आज एसेट स्वा हो गया है तो आज मुझे भी स्वा कर दो। लेकिन इसको स्वा करके इनकम ही बनाना है ना, ठीक है। पैसे तो ये आए ही थे ना फर्नीचर के पैसे आए थे। 1000 रुपये पैसे में, 1000 रुपया मिला हमें, 500 रुपया मिला था मिसाल के तौर पे, ठीक है। और उसका हमने फर्नीचर ख़रीदा था। साल डेढ़ गुजर गया, कुछ फर्नीचर कम हो चुका था, कुछ जो है वो हमने ये जो लाइबिलिटी बनाई थी ये इनकम में जा चुकी थी। फर्नीचर जल गया, सारा लॉस। अब इस लाइबिलिटी का क्या करें? सारी इनकम में डालेंगे। पैसे तो पहले ही आए थे। मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए हमने कहा था ज़रा रोक लो, जैसे जैसे फर्नीचर इस्तेमाल हो गया, एक्सपेंस आउट हो, वैसे वैसे इसको इनकम बनाना। अब फर्नीचर जल गया है तो डोनर को पैसे तो नहीं वापस लेने आ जाएगा कि चलो पैसे कटो, तुसी जो फर्नीचर से होते सड़ गया। भाईजान फर्नीचर जो लिया था वो आपके पैसों का लिया था, वो जल गया, अब पैसे आपको वापस करें, ऐसा तो नहीं ना होता।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है, थ्योरी में हमने ये पढ़ना है कि अगर कोई अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है किसी एसेट से रिलेटेड और वो एसेट ही डिस्ट्रॉय हो गया है, एसेट को किताबों से राइट ऑफ कर दिया आपने, तो फिर उस लाइबिलिटी को, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को भी राइट ऑफ कर दो। अब एसेट खत्म होकर एक्सपेंस बनता है, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन खत्म होकर इनकम बनता है, सादा सी बात है, ठीक है। तो फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन लाइबिलिटी है ना, ठीक है। फर्नीचर एसेट था ना, वो डेबिट, वो क्रेडिट होकर लॉस बन गया और ये 480 की लाइबिलिटी थी, ये माजरत के साथ ये इनकम बन जाएगी। आप कहोगे इनकम कैसे सर, लॉस हुआ है तो इनकम, ओ भाई ये वो पैसे हैं जो किसी ने हमें दिए थे, उस वक्त इनकम नहीं बनाए थे, रख लिए थे कि आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। अब जिस चीज़ के साथ मैच करना था वो चीज़ ही गई, तो बस फिर ये सारा आज इनकम है, बना लो। फिर किसका इंतज़ार करें आप, सुहा के उड़ने का जी, मतलब फुली डेप्रिशिएट नहीं हुई, राइट ऑफ हो गई किताबों से, तो उसको क्यों फुली डेप्रिशिएट कहते हो? डेप्रिशिएट कहाँ हुआ, अभी 800 पड़ा था, डेप्रिशिएट नहीं हुआ, जल गया है, राख हो गया है, एसिड खत्म हो गया है, तो उसके रिलेटेड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी खत्म कर दो। एसिड लॉस बन गया तो अल्टीमेटली ये अगले 4 साल में जो होना था, 4-5 साल में ये 800 एक्सपेंस बनना था और ये 480 इनकम बनना था, लेकिन चूंकि अब एसिड का वजूद ही खत्म हो गया, अब उससे फायदा तो फ्यूचर ईयर में आना नहीं है, तो ये एक्सपेंस बनाओ, सो 10 ये भी इनकम बना लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये थ्योरी में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन हाँ अभी तो पढ़ लें, अभी तो पढ़ लें जी। राइट डाउन फर्नीचर बाय 480 अगेंस्ट, नहीं, राइट डाउन फर्नीचर बाय 800 एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ 480 रिलेटेड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड दैट ऑल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंप्लाइड विद। राइट डाउन फर्नीचर, ये भी तो हो सकता है ना, वो कहेंगे जी 5 साल तक फर्नीचर इस्तेमाल ना किया तो पैसे हमने वापस ले लेने, ऐसी को बात लिखी हो तो फिर मजबूरी है, फिर हमें शायद पैसे वापस करने पड़े, लेकिन ऐसी बात उसने लिखी नहीं हुई थी, इसलिए मेरे ख्याल में तो इनकम ही बनाना बनता था। राइट डाउन फर्नीचर बाय 800 एंड ट्रांसफर 480 टू related to deferred directly in net assets provided that all restrictions have been complied with। ये नहीं मुझे मुनासिब लग रहा जी। नेट एसेट्स का मतलब कि डायरेक्ट आप जनरल फंड में फेंक दें, वैसे मसला नहीं है ये भी, खैर, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना मेरे हिसाब से ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये, क्योंकि इसका रिलेटेड एक्सपेंस नज़र जो आ रहा है, ये रिलेटेड एक्सपेंस नज़र आ रहा है, तो फिर उसी के साथ रिलेटेड इनकम भी नज़र आती रहे, इसको डायरेक्ट फेंकने की ज़रूरत नहीं, इतने जज्बाती ना हो, ठीक है, इतना गुस्सा ना खाओ, ओके। तो बी इज़ द, साथ साथ देखते रहना भाई, मैं घर से पढ़ के नहीं आया था पिछली क्लास में, बस मेरा ज़हन बना है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने ऐसे नज़र डाली थी ऐसे करके, यूँ मैं ये ना क्लास में आने से पहले ज़रा मैंने यूँ नज़र डाली थी, मैंने कहा NPO की भी देखना लें, मैं देखता गया, मैंने कहा यार ये सारे, जिस तरह ये देखा था कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है, उसमें ना एक ये वाला MCQ है, दूसरा ये वाला MCQ है, जिसका अभी तक मैंने आपको का नॉलेज दिया नहीं हुआ, उसके बाद शायद एक आधा शुरू में भी है, वरना बाकी सारे मैं ऐसे देखता गया तो हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। चलो इसको पेंडिंग ही करो, फिर आपको के सारे नए कॉन्सेप्ट भी आज ही पढ़ा रहा है। वैसे टाइम अगर जुमे से पहले 5 मिनट भी मिल गया तो मैं यहाँ पे आके बल्कि नोट्स में जाके ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा और फिर ये MCQ भी हो जाएगा, ठीक है। ये पेंडिंग है अभी फिलहाल, ओके। 27 एन NPO अर्नड इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट। कॉन्सेप्ट आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आई है और उन्होंने कहा इसमें से कुछ एंडोमेंट फंड में डालना, अभी तो सवाल किया हमने नया ताज़ा, हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल मेथड। हम मेथड ही वही कर रहे हैं, क्या करते हैं जी, हम एंडोमेंट फंड में डायरेक्ट डालते हैं। एंडोमेंट फंड कहाँ पड़ा होता है, नेट एसेट्स में, और बोलो रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंस, नो। डेफर एंड रिकॉर्ड, नहीं। रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, यस। रिकॉर्ड एज रिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड कैपिटल, नहीं, ये तो इनकम है, सी। जरा चेक करते रहना भाई। 27 डन जी, चलो नेक्स्ट।
अब ये इस तरह के एमसीक्यूज हैं, आपको आते हैं, मैं होमवर्क सिर्फ नहीं दे रहा, होमवर्क करवा रहा हूँ बस आपको, ठीक है। एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, ये भी पढ़ा दिया था। द रिलेटेड डेट वॉज टेकन नाइदर टू फंड एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर पीरियड नॉर टू फंड परचेज ऑफ एनी कैपिटल एसेट। क्या मतलब, ना तो एसेट खरीदना था ना फ्यूचर का एक्सपेंस था, तो इसका मतलब करंट ईयर का एक्सपेंस ही होगा ना। और लोन किस लिए लिया है, चस्के के लिए तो नहीं लिया ना। तो वही काम हो सकते हैं, या तो फिक्स एसेट खरीदना था या फ्यूचर के खर्चे पूरे करने थे। वो कहता है इन दोनों के लिए नहीं है, तो फिर करंट ईयर के खर्चों के लिए ही होगा, या जो खर्चे हो चुके होंगे उनके लिए लिया होगा, पे करने थे, ठीक है। तो क्या कर दो, हाउ शुड रिसीट बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल, वो तुम्हारा मेथड ही है। रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इन द करंट पीरियड, यही सही लग रहा है। डेफर एंड रिकॉर्ड, डेफर एंड व्हाट, किसके साथ मैच करेंगे, डेफर कर लें तो बात है ना। अगर कहता है डेफर करके रिकॉर्ड करो, तो डेफर कर लिया यानी लायबिलिटी बना दी, अब किससे मैच करें, एसेट के साथ जो डेप्ट हो रहा है, वो तो एसेट के लिए है ही नहीं। फ्यूचर एक्सपेंसेस के साथ कि जैसे जैसे वो इनकर हो तब इसको इनकम बनाए, वो भी नहीं है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज, नहीं यार, रिकॉर्ड एज डिडक्शन, और नहीं यार, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लें, ठीक है। एन एनपीओ रिसीव्ड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट, द रिलेटेड डेट वॉज टेकन टू फंड परचेज ऑफ स्कूल फर्नीचर, हाउ शुड रिसीट बी रिकॉर्डेड। मतलब ये इतने आसान है एमसीक्यूज, दिल तो कर रहा है होमवर्क ही दे दूं, लेकिन चलो मिलके कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये मैंने कहा था किसी ने आपको लोन पे करने के पैसे दे दिए, समझो आपको ग्रांट मिली है, समझो कंट्रीब्यूशन ही है। अब देखो वो कंट्रीब्यूशन किससे रिलेट करता है, पास्ट या करंट कॉस्ट है तो इनकम बना लो, एसेट से रिलेट करता है तो उस अमाउंट को लायबिलिटी बना के एसेट को डेबिट करो, उसको इनकम में बनाओ। फ्यूचर एक्सपेंस है, सारी बात की थी ना हमने, वही है। अब ये एसेट रिलेटेड है। हाउ शुड रिसीट बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ द करंट, नहीं। डेफर एंड रिकॉर्ड एज रेवेन्यू सेम बेसिस, यस दिस इज द करेक्ट वन। रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज, नहीं भाई। रिकॉर्ड एज डिडक्शन, नहीं भाई। पता नहीं ये क्या लिखी जा रहा है बार बार, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा उनको, ठीक है, और सही है। नेक्स्ट, एनपीओ रिसीव्ड अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, और फिर वही, यानी कि डेट के ऊपर ही 4-5 आ गए, यानी वो जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट टेबल बना के पढ़ा था ना, अगर आप कहें तो वो ओपन कर किया जा सकता है। सवाल के साथ ही मुझे लगता है मैंने लिखा था, है ना, प्रोफेशनल, यही चल रहा है। एक ये था और दो ये मैंने इकट्ठे कर दिए थे, फॉर फ्यूचर एक्सपेंस या डेप्रिशिएबल एसेट, तो यही चल रहा है, ठीक है। पहला हो गया केस, ये दूसरा आ गया, अब ये तीसरा भी आ गया। इसके बाद मेरे ख्याल में ऊपर नहीं होना इसने, 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सामने, ठीक है। NPO received restricted contribution. The related debt was incurred for payment of expenses expected to be incurred in next 3 years. Future expenses के लिए. How should the receipt be recorded? Record as revenue in statement current, नहीं. Defer and record as revenue in relevant periods applying matching concept, yes. Record as direct increase in net assets, no. Record as deduction from related, नहीं यार. मतलब ये इंपॉर्टेंट MCQ हो सकते हैं, इनमें से कोई एक आ जाता हो तो ठीक है। अच्छा, एन एनपीओ रिसीव्ड एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 मिलियन, अब एंडोमेंट पे शुरू हो गए, ठीक है। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन सवाल के अंदर ही सारे करवा दिए थे, ऑफ 2 मिलियन। हाउ शुड रिसीट बी रिकॉर्डेड? रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंस, और नहीं, रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम, और नहीं यार, इधर जाना ही नहीं है। इधर कौन कह रहा है आपको जाने के लिए? इधर से होकर तो जनरल फंड में रास्ता जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स इन एंडोमेंट फंड, ये है सही। रिकॉर्ड एज डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स इन जनरल, नहीं। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन तो एंडोमेंट फंड में ही जाना चाहिए, तो है मुश्किल। मतलब आपकी थ्योरी तैयार थी तो ये MCQ, IKF की किताब के MCQ और सारे कर रहे हैं, और जो मैंने होमवर्क दिए हैं ये पेंडिंग भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जुमे से पहले या बाद में आके हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा इसलिए मैं डर रहा हूँ कि बच्चे कहेंगे हम घर थे और आपने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, बस इसलिए मैं डर रहा हूँ,
ये भी तो पढ़ाई दिया वैसे, लेकिन ये असल में ये था ना कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, सिर्फ इसकी एप्लीकेशन थी थोड़ी सी, तो इसलिए मैं डर रहा हूँ। ये इन्वेंट्री का छोटा सा पोर्शन है, एक दो एग्जांपल्स भी हैं किताब में, वो पढ़ा के ये एमसीक्यू हो जाना है, तो इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ बच्चे गिला ना करें। लेकिन खैर इतना भी डरने की बात नहीं है, मैं करवा भी दूंगा तो बच्चों को दोबारा भी करवा सकता हूँ, ठीक है। खैर बाकी तो कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन के बारे में कौन सी सही नहीं है? रिस्ट्रिक्शन मे बी एक्सटर्नली इम्पोज, ये तो करेक्ट है। मे बी इंटरनली इम्पोज, करेक्ट है। मे बी एक्सप्लिसिट, करेक्ट है। क्या मतलब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू ऑफ एन एनपीओ। एक्सटर्नली इम्पोज हो सकती है कंट्रीब्यूशन, अब बोलो। इंटरनली इम्पोज हो सकता है? नहीं। इंटरनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन तो होती है, लेकिन इंटरनली इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन, यूं कह लें, ऑन जनरल फंड, यानी यूं कह लें ट्रांसफर्स एटसेट्रा। मतलब सरप्लस का इतने परसेंट इधर रखना है, नहीं यूज़ करना, ये तो हो सकता है, और ठीक है ना। बाकी हाँ, एक्सटर्नली इम्पोज कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू पर जो बंदे पैसे देते हैं वो इम्पोज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं, तो जो नहीं है वो मेरे ख्याल में बी है। देख लें ज़रा, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा टेक्निकल था, बहरहाल बेटा बमांगे दाल, और देने के बाद बस पता ही है आपको, पहले से देते आ रहे हैं जी। जो भी बंदे इस पैसे फंड में पैसे डाल रहे हैं उन्होंने इसी काम के लिए डाले हुए, ठीक है। वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ऐसे हो सकता है ना, आपने बक्सियाँ लगाई हैं अलग अलग। अब जो बंदा आंखों के मरीज़ों के इलाज वाले बक्से में पैसे डाल के जा रहा है, तो वो मुंह से कह के नहीं भी जा रहा, तो वो उस डब्बे में डालने का मतलब ही क्या है? मतलब किसी भी तरह से रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, किसी भी तरह से हो जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट 21। कितने आसान है ना इसके एमसीक्यू, सबसे आसान। मैंने आपको कहा है, ये बच्चे ना ब्रेक में, ऑनलाइन वाले बच्चों जो आप घर बैठ के ले रहे हो लेक्चर, अभी मैंने एक रेशियोज़ के जब एमसीक्यूज़ करवाए ना, तो सब के ना चारों टायर ऊपर हो चुके थे, तो मैंने इनको ये कहा कि रेशियो के ही एमसीक्यूज़ मुश्किल थे, बाकी तो आपके सामने ही है, ये निकलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन एक तसल्ली हो जाती है, यार चलो हो गया, और ये करने से ये ज़रूर कॉन्फिडेंस मिल रहा है, यार ये टॉपिक तो हमारा तैयार भी हो गया। हालांकि हमने तो किताब खोल के नहीं देखी थी, हालांकि सीनियर ने तो बड़ा डराया हुआ है कि एनपीओ के स्टैंडर्ड्स भी हैं किताब में, सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा, हमने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, नहीं तो पढ़ लेंगे। एन एनपीओ हैज़ अ फंड, बाकी मैं यूं कह सकता हूँ 70-80% पढ़ लिए, कोई चीज़ निकल भी आती है, ठीक। एन एनपीओ हैज़ अ फंड दैट इज सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइंग द रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेंटेन्ड। ओ ये कौन सा है? ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड मे चेंज फ्रॉम टाइम, व्हाट टाइप ऑफ फंड इज एंडोमेंट फंड। अब देखो यार कितने आसान एमसीक्यू, जो मेहनत थी वो आपने कर रखी है। मेरे ख्याल में 6 सवाल किए हैं हमने क्लास में, बगैर कोई थ्योरी का लफ्ज़ पढ़े, लेकिन हर रोज़ थ्योरी में पढ़ा रहा होता था, उसके अंदर असल में आ रही होती है। 6 सवाल कर चुके हैं हम, ठीक है ना। अभी 7वां दिन इंशाल्लाह इतवार का जब लगाएंगे उस पर, तो वो थ्योरी कर रहे होंगे और उसमें बचना कुछ नहीं है। 8वां दिन फिर भी लगाएंगे, उसके ऊपर कोई कमी बेशी है तो बताओ, 1-2 सवाल और जो आ जाए नए किस्म के देख लेंगे, उसके बाद और क्या करना है इसका, देख ही रहे हैं आप लोग। एमसीक्यू कभी भी आपको देख लें, मैंने कभी भी पहले नहीं करवाए। एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है सारे चैप्टर का निचोड़ निकल चुका हूँ, इसका मतलब इसका निचोड़ निकल गया तो हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, वरना तो एमसीक्यू नहीं होते आप जब तक पूरा चैप्टर ना कर लें। टाइम कम है, बच्चों के ऑनलाइन वालों के डाउनलोडिंग का मसला भी आ सकता है, फजूल बातें ना करवाएं मुझसे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एनपीओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ यूज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। हाँ ये पेंडिंग करें, ये मैंने कहा था एक और पेंडिंग आना है।
ये इस वजह से पेंडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रेमवर्क के अंदर कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वहाँ पे। जब वो पढ़ लेंगे तो ये फिर हो जाएगा, ठीक है। याद आप खुद रखना, हो सकता है मुझे याद ना भी रहे, मैं ये ना करवाऊँ, लेकिन जब वो आप MCQ कर लें, वो टॉपिक पढ़ लेंगे ना ये, तो उसमें वैसे ही आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि अभी फ़िलहाल पढ़ा नहीं हुआ तो मैं उन नामों के ऊपर भी आपको गौर नहीं करवाना चाह रहा। आसान कॉन्सेप्ट है पर फ्रेमवर्क के टॉपिक में पढ़ेंगे, ओके। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ NPO हैव बीन इशूड बाय ICAP। अब आपको ये कैसे पता लगेगा, ये इंशाअल्लाह हम जब इस तरह से चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना, जब मैं रीड करना शुरू करूँगा, थ्योरी करवाना शुरू करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरे सफ़े के ऊपर लिखा होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPO हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO। इनको SCCP ने कहा था कि आप स्टैंडर्ड्स बना दें, ठीक है जी, और ये इन पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है जी, ओके डन। तो यहाँ पे आपको ये लफ्ज़ मिलना है कि ये इशू किसने किए हैं, ओके डन। तो वो एक MCQ भी था, ठीक हो गया, डन जी। चलो मैंने कहा बता दूं कहाँ पे लिखा होना है ये, और ये समझाना थोड़ा ही है आपको, जब पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट थोड़ा ही है, रीड करना है तो अच्छा हमने समझा शायद ये IFAC ने इशू किया है, ICAP ने किया, अच्छा ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड, यार ये श्योर, चलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, या नन ऑफ अबव। भाई रिसीट पेमेंट के अंदर, रिसीट पेमेंट के अंदर कैश तो आता है, आइटम्स की बात हो रही है, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स। पेंडिंग कर लें, चलें मैं पढ़ा देता हूँ इसको, इसका कॉन्सेप्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPO इज़ टू, दो चार तो अब जाहिर सी बात है ये अभी चल रहा टॉपिक है, दो चार भी अगर सिर्फ हो रहे हैं पेंडिंग तो बड़ी बात है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, असल में मैंने सिर्फ आपको ये समझाना है कैपिटल और रेवेन्यू में क्या फ़र्क होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए था, लेकिन चलें बात कर लेंगे। मैं फ़िलहाल जुमे के लिए मैं चाह रहा हूँ बस इसको क्लोज़ कर देना, तो जो पेंडिंग ज़रा सा भी लगेगा पेंडिंग करके, ओके ख़त्म, फिर नॉर्मल क्लास में देख लेंगे जी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPO इज़ टू अर्न प्रॉफिट, क्रिएट मोनोपोली, कैसी बुरी बुरी बातें, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड ओनर्स डिविडेंड। नेक्स्ट, होमवर्क क्या, ये तो पहले ही होमवर्क है, CView क्लब वाला सवाल है और उसके अंदर सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट है। तो ये मैंने वैसे थोड़ी सी डिस्कस की थी, लेकिन जब ये सवाल डिस्कस होना है तो ये MCQs हो जाएंगे, ठीक है जी। कोई भी नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन वाला, सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है जी। इतने मेंबरशिप इतनी है एडवांस में, इतनी एरियर में है, पर मेंबर ये सिचुएशन है, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस अंग्रेज़ी पढ़ के सिर्फ निकालने हैं। किसी एक में भी मसला आएगा तो मैं इंशाल्लाह लाजमी कराऊंगा, पहले ही कहा हुआ है आपको, ठीक है। ये कैश रिसीव की फिगर निकालनी है, ओके। अच्छा, अब ये पेंडिंग वाला ही चला गया क्योंकि मैंने कैपिटल रेवेन्यू आपको समझाना है। ऑन व्हाट बेसिस रिसीट पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, रिसीट पेमेंट तो कैश बेसिस ही होता है ना, रिसीट एंड पेमेंट, जो रिसीट्स पेमेंट्स हुई हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज कैश अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में क्लोजिंग कैपिटल, नहीं, कैश अवेलेबल, नहीं, सरप्लस और डेफिसिट। 1000 रिसीव्ड एज एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, आउट ऑफ दिस इतने होमवर्क करने ज़रूर हैं ये आज के दिन में। NPO हैज़ प्रोवाइडेड, ये सारे ना सब्सक्रिप्शन के अकाउंट जैसे बनाते हैं, सिंपल सवाल। NPO हैज़ प्रोवाइडेड सर्विसेज टू वन ऑफ इट्स मेंबर, हाउएवर सब्सक्रिप्शन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट, इट इज़ कंसिडर्ड एज, हमने सर्विसेज दे ली हैं, अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो एसेट है, इनकम नहीं है। इनकम भी है वैसे तो, सर्विस आपने दे ली है, सब्सक्रिप्शन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड येट, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव नहीं हुई येट, तो उसको एसेट ही कहते हैं, लायबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। इनकम या एसेट हो सकता है, इनकम तो है ही है, इन दोनों केस में सर्विसेज दे ली, इनकम तो है ही है, लेकिन वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई है, तो फिर क्या कहेंगे इसको, एसेट।
ओके। XYZ has a bar that maintains a separate trading account. Which of the following is the treatment of profit or loss? Profit और loss ये अब trading activity है. Profit or loss is directly shown in statement of financial position. Is presented in statement of income expenditure. हाँ, लेकिन देखते हैं आगे. Is credited to नहीं, in profit or loss पता नहीं क्या कह रहा है. Profit loss is added to पता नहीं क्या कह रहा है. पढ़ लें फिर भी. बार है क्लब की और वो मेंटेन करते हैं सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, जो प्रॉफिट या लॉस निकला है उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो उसका ट्रीटमेंट तो जी यही लग रहा है मुझे, प्रॉफिट और लॉस जो प्रेजेंट करना कहाँ पे? इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. प्रॉफिट एंड लॉस तो निकला होता है ना वर्किंग में अलग से, उसको प्रेजेंट करते हैं. ऑप्शन बी. कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. When cash is received for life membership, lifetime membership भी आ गई. Which of the following double entries are passed? Cash debit, capital credit. Life membership debit नहीं, investment debit नहीं, cash debit, deferred life. हाँ ये ठीक है. 4. Statement of income and expenditure is based on cash basis, accrual. बेटा accrual. Income expenditure तो accrual basis पे बन रहा होता है. एक्सपेंस डेबिट पे वो याद करो, कंपटीशन एक्सपेंस पेबल आया था, एक्रूअल्स आए थे, आ जाते हैं, पेबल्स आ रहे होते हैं, डेटर आ रहे होते हैं, सेल को लेते हैं, डेटर एक्रूअल बेसिस पे चल रहे होते हैं. रिसीट पेमेंट बनता है कैश बेसिस पे. ये इनकम एक्सपेंडिचर की बात हो रही है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर ऑफ एनपीओ इज कंसिडर्ड एज लायबिलिटी. ना एक्सपेंस है, ना इक्विटी आइटम है, ना एसेट है. क्या है? एडवांस इनकम. एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम ऑफ एनपीओ गिव्स राइज टू अ डेफिसिट. लॉस नहीं, डेफिसिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एज एनपीओ? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग कंपनीज, ऑडिट फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज. ऐसे भी एमसीक्यूज होते हैं. तो पेंडिंग किए हैं मैंने, कुछ होमवर्क दिए हैं आपको, वो आपने देखना है. पेंडिंग किए हैं, एक मैंने कैपिटल रेवेन्यू आइटम का आपको समझाना है एनपीओ के अंदर कि ये क्या होता है, फ़र्क इनमें कैपिटल रेवेन्यू में. और एक मैंने पेंडिंग किया हुआ है, वो भी इसमें भी वही आ गया. ठीक है ना, एक कैपिटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट देना है और एक मैंने पेंडिंग किया हुआ है आपके लिए फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वाला एमसीक्यू, क्योंकि ये इस टॉपिक में अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, ये फ्रेमवर्क में पढ़ना है. और एक ये एमसीक्यू है, ये इन्वेंट्री है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री मिले तो क्या ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है एएस एनपीओ के अंदर, वो भी मैंने आपको पढ़ाना है, वो पेंडिंग किया. ठीक है जी. तो थर्ड पार्ट को भी बंद कर दीजिए. अब देखते हैं जुमे के बाद फोर्थ पार्ट होता है या नहीं. अल्लाह हाफिज़.